नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कश्मीर में जो अलगाववाद की बयार बह रही थी और आतंकवादियों को जो पाला पोसा जा रहा था, उस पर जो प्रहार करना शुरू किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो पहला प्रहार तो 370 को हटाना था। उसके बाद में आपने सुना होगा कि पिछले दिनों कि जमाते इस्लामी और JKLF पर बैन किया गया। बैन 2019 में ही किया गया था और अभी जमाते इस्लामी के यहाँ तकरीबन ये हमको लग रहा है कि महीने भर पहले की बात होगी जब उनके यहाँ ताबड़तोड़ छापे पड़े थे और वो छापे अलगाववाद और आतंकवाद जो वहां पर सिर उठा रहा था उसको दोबारा कुचलने के लिए और मजबूती से कुचलने के लिए NIA ने ताबड़तोड़ जो है जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापामारी की। जमाते इस्लामी वो आप समझिए मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हुर्रियत फूटकर निकली है। सैयद अली शाह गिलानी एक जमाने में जमाते इस्लामी के अमीर मीर जो भी उर्दू में शब्द हो वो हुआ करते थे। बाद में वो अलग हुए और हुर्रियत बनी। हुर्रियत के दो धड़े हुए, एक मॉडरेट और एक कट्टरपंथी। सरकार ने निर्णय लिया है कि इन दोनों धड़ों को प्रतिबंधित किया जाएगा, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है। कहा जा रहा है कि होम सेक्रेटरी ने उस फाइल पर साइन कर दिया है जिसमें इन दोनों धड़ों को प्रतिबंधित करने की बात हो रही है। अब निर्णय शीर्ष स्तर पर होना है कि क्या जिस फाइल पर होम सेक्रेटरी ने दस्तखत किया है उस फाइल को पर फाइनल मुहर लगा दी जाए। मेरा जो अपना मानना है कि फाइनल मुहर लगनी चाहिए, लेकिन मैं अपने मानने पर न जाते हुए उन बातों पर आता हूं जिन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया। ये जो हुर्रियत धड़ा है, हुर्रियत धड़े के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। आपको ये मालूम होगा कि अभी 2 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के बाद जब NIA ने कार्रवाई की थी तो कई अलगाववादी नेता जिसमें मीरवाइज उमर फारूक, गिलानी, सारे लोगों को जो है इन सब के जो इनकी आप ये कहिए पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, इन सब की धर पकड़ हुई और इनके ऊपर निगरानी बैठाई गई। उस समय खबर आई थी कि किस तरह से ISI से मीरवाइज उमर फारूक के गहरे संबंध हैं। पी गुरूज ने इस पर एक लंबी स्टोरी की थी। बाकायदे जो बातचीत हो रही है उसकी डिटेलिंग पी गुरूज ने दी थी। यह मॉडरेट फेस माना जाता है हुर्रियत का जो ISI से जुड़ा हुआ है। अभी आप देखिए इसी जमाते इस्लामी और हुर्रियत का एक फेस महबूबा मुफ्ती के रूप में भी आप देख सकते हैं जो बार बार पाकिस्तान का राग अलापती है। तो ये जो पूरे धड़े हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, उनकी तो बात अलग हो गई, लेकिन ये जो हुर्रियत का धड़ा है जिसका कैलेंडर चलता था और जिसके बारे में जिसके आप समझिए हुर्रियत के जो नेता हैं सैयद अली शाह गिलानी, इनको जम्मू कश्मीर में जिंदा पीर कहा जाता था। और आप सोचिए किस तरह की बातें थी, लेकिन कश्मीरियों को यह पता नहीं था कि यह जिंदा पीर पाकिस्तान की गोद में खेल रहा है। कारवां ने एक लंबी रिपोर्ट की थी, हमको लग रहा है आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, एक लंबी रिपोर्ट थी हुर्रियत पर, और उसमें लिखा गया था कि किस तरीके से हुर्रियत में विशेष सैयद अली शाह गिलानी, वो कबर सैयद अली शाह गिलानी का था, सैयद अली शाह गिलानी को कश्मीर किस तरह से देखता है। उसी रिपोर्ट में एक बात और कही गई थी कि किस तरीके से बार बार NIA क्यों बना, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा और वो अपना विषय भी नहीं है। क्यों पी चिदंबरम ने NIA खड़ा करवाया वो एक अलग विषय है, लेकिन NIA बार बार ये बात कह रहा था पत्थरबाजी की घटना के बाद, जो घटना 2008-9 में हुई थी। NIA बार बार ये कह रहा था कि हुर्रियत के लोग, सैयद अली शाह गिलानी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकायदे फंडिंग का सोर्स तक NIA ने बताया था कि किस तरीके से हुर्रियत में आ रहा है। वो पूरी NIA की उस समय रिपोर्ट थी स्टोन पेडलिंग की। उस रिपोर्ट में पूरा वो रूट था कि किस तरह से इनका एक वकील जो दिल्ली से पैसे आता है और दिल्ली से फिर वो कश्मीर आता है और कश्मीर से किस तरह से उस वकील के घर पहुंचता है। मतलब जो ISI का पैसा दिल्ली रूट से होते हुए कश्मीर पहुंचा, वो पूरे रूट पर चर्चा NIA ने की थी
8, 9, 10 में संभवतः जो स्टोन पेटलिंग हुई थी, और जिसके बाद जो है दिलीप पडगांवकर कमेटी भी गई थी और एनआईए ने स्टोन पेटलिंग पर लेकर जो जांच पड़ताल शुरू की थी, उस जांच पड़ताल से ये बातें निकल कर आई थी। लेकिन तब जो मौजूदा सरकार थी, जो तुष्टीकरण में भरोसा रखती है, वो सरकार खामोश थी। ऐसी ही एक रिपोर्ट परवीन स्वामी ने की। परवीन स्वामी ने ये रिपोर्ट, मेरा जो अनुमान है, ये आईके गुजराल की सरकार के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट की थी। अभी एग्जैक्ट उसका डेट हमको याद नहीं है, लेकिन परवीन स्वामी की रिपोर्ट है, फ्रंट लाइन में आई थी। और उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि किस तरीके से आईके गुजराल ने कहा था कि साहब सैयद अली शाह गिलानी और हुर्रियत को तो बंद करना चाहिए, सीबीआई के पास इन लोगों के खिलाफ कॉन्क्रीट रिपोर्ट है, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। पॉलिटिकल प्रेशर कौन था? आईके गुजराल जो है, वो जो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, उस सेकुलर पार्टी के सपोर्ट से जो है प्रधानमंत्री बने। ये फ्रंटलाइन में आई, परवीन स्वामी ने लिखा, डिटेल रिपोर्ट है इसकी कि किस तरीके से अपना कांग्रेस कश्मीर में अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, हुर्रियत हो या पीडीपी हो, इस तरह के पार्टियों को पाल पोस रही थी। इस तरह की तमाम वो डिटेलिंग उसमें है, बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट है। उसके बाद में आप एक चीज और समझिए कि ये जो पीछे की कहानी हुई हमने बताई। अभी जब स्टोन पेटलिंग शुरू हुई और उसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई, तब जांच पड़ताल में हमने आपको बताया कि पी गुरूज ने अपने सोर्सेस के हवाले से खबर की कि किस तरह से आईएसआई से मीरवाइज उमर फारूक या ये लोग बात कर रहे हैं, और इनके पास जो पाकिस्तान से बाकायदे पैसे आ रहे थे उसकी भी पूरी डिटेलिंग है रिपोर्ट में। जो एक रूट है, उस रूट, किस रूट से जो है पैसे आते हैं। आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो सबसे पहले आप देखिए कि हुर्रियत को रोज बुला के चाय पिलाया जाता था। हुर्रियत के ऊपर तमाम पैसे खर्चे किए जाते थे, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके इसको लेकर, उनके उसको लेकर, ये तमाम सारी चीजें बंद हुई। आप ये समझिए कि हुर्रियत और जमाते इस्लामी ये कश्मीर वादी के दीमक है, जो पूरी कश्मीर को खोखला कर रहे हैं। अगर आप एक बार वादी टहलिए, या टहलिए भी मत, वादी में फैले अलगाववाद और आतंकवाद को एक बार उसको आप सरसरी तौर पर देखिए, जो अभी तक रिपोर्टें हुई हैं, तो उन रिपोर्टों में आप 2-4 चीजें बहुत कॉमन पाएंगे। पहला हुर्रियत, और दूसरा जमाती, और तीसरा जमाती के चलाए गए वहां स्कूल और विद्यालय। जमातियों ने वहां के, आप समझिए कि एजुकेशन सिस्टम पर एक तरीके से कब्जा कर रखा है। आप जमात के ऊपर प्रतिबंध लग गया, जमात के जो तमाम ठिकाने हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो है छापेमारी हुई, ताकि जो आतंकी घटनाएं हैं और अलगाववादी जो तत्व हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो इन्होंने शिक्षण संस्थान, इनके सांस्कृतिक संस्थान है, उन पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि जो अलगाववाद का आप एक समझिए कि पौध इन लोगों ने वहां लगाई, ये काम किया हुर्रियत और जमात ने। अभी देखिए कि पीडीपी के एक बड़े नेता, मुझको लग रहा है पिछले दिसंबर की बात है, वो पकड़े गए और उनके सीधे लिंक हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से। अभी एनआईए ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है, संभवतः 3 महीने पहले। आप देखिए वो पीडीपी के बड़े नेता हैं, महबूबा मुफ्ती के बड़े करीबी हैं। ये हाल है घाटी में। और ये परवीन स्वामी ने ये इस पर रिपोर्ट की थी, और उनकी कई रिपोर्टें हैं। उन कई रिपोर्टों में इस बात की चर्चा है कि दरअसल वहां के जो तमाम लीडरान हैं उनको पता है कि अलगाववादी है या आतंकवादी है, लेकिन दिक्कत यह है अपनी भी जान को सुरक्षा नहीं है, तो कोई मुंह नहीं खोलता है। तो इस तरह की जो अराजक स्थिति बनी हुई है वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में, खासकर जमात और हुर्रियत की वजह से, उन सब को रोकने के लिए ये जो प्रतिबंध वाला मसला है, ये अगर लगता है, जैसा कि खबर तो यही है, इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबर है, मैं उसकी 2-4 लाइनें आपको बताता हूं
पहले तो इसका शीर्षक है गवर्नमेंट कंसीडर्स बैन ऑन बोथ फैक्शन ऑफ हुर्रियत, फाइनल कॉल एट हाईएस्ट लेवल। द सेंटर इज considering a ban on the both fraction of the all party Hurriyat conference under the UAPA, government sources said on Sunday। ये रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की। वो आगे लिखते हैं द बैन विल अलाउ सिक्योरिटी एजेंसीज टू अरेस्ट एनी ऑफिस बियरर फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद द हुर्रियत एंड ब्लॉक फ्लो ऑफ फंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी में जो आगे एक लाइन लिखी है जिससे हमको लगता है कि तकरीबन निर्णय हो चुका है और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, वो ये इसमें लिखा जाता है ए डिसीजन टू बैन एन ऑर्गेनाइजेशन इज साइंड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी बेस्ड ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट स्पेल आउट द नीड फॉर टेकिंग सच एक्शन। मतलब होम सेक्रेटरी उस फाइल पर साइन कर चुके हैं और उस साइन का जो आधार बना है वो आधार ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस एंड सेंट्रल एजेंसीज सच एज द एनआईए एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन लोगों ने बड़े एविडेंस मुहैया करवाए हैं कि क्यों इन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं। रिपोर्ट जो पीछे हुई है वो हमने आपको बताई, जो ये खबर है वो हमने आपको बताई। अब ये देखना होगा कि जो ये खबर है कि हाईएस्ट लेवल तय करेगा, हमको लगता है कि होम सेक्रेटरी के सिग्नेचर के बाद, होम सेक्रेटरी का सिग्नेचर का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट लेवल पे बातें तय हो चुकी हैं, अन्यथा होम सेक्रेटरी के साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी अपनी समझ है, किसी भी मंत्रालय का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी दस्तखत कर रहा है, मतलब चीजें फाइनल हो गई हैं। बहरहाल अभी हम उस तरीके से नहीं कह सकते हैं और ना उस पर बात कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन यह माना जा रहा है कि अब हुर्रियत पर प्रतिबंध लगेगा और अलगाववादी जेल जाएंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए